यूजीसी नेट बीकॉम और एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 12 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाली हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप कंसेप्ट भी समझेंगे और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी अपनी पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कहता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? हु मे बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, दैट इज पार्टनरशिप, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनमें से कौन आपका एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की पोजीशन को अटेन कर सकता है? तो आंसर रहेगा आपका स्टूडेंट्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कारण क्या है कि हमारे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सिर्फ और सिर्फ हमारे दो ही पर्सन्स हैं जो हमारे या तो ROR यानी कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट सॉरी नॉन रेजिडेंट, ये तीनों कंडीशन को अटेन कर सकते हैं। वो कौन है? फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एंड सेकेंड वन इज HUF। HUF की जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है उसके कर्ता के ऊपर। कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है जो उस कंपनी का मैनेजर होता है। जो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजर होता है यानी कि कर्ता होता है, जो उसके सारे फंक्शनिंग को हैंडल करता है, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही हम उस कंपनी की HUF यानी कि HUF की स्टेटस को डिफाइन करते हैं। अगर हमारा जो हमारा कर्ता है, अगर वो प्रीवियस ईयर में नॉन रेजिडेंट रहा है यानी कि NRI रहा है, तो हमारा HUF भी NRI हो जाएगा। अगर वो हमारा ROR रहा है तो हमारा HUF भी ROR हो जाएगा। और अगर वो RNOR रहा होगा तो भी हमारा HUF क्या होगा? RNOR हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर में हमारे कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहा है, वो कंप्लीटली डिफाइन करता है हमारे HUF की रेजिडेंशियल स्टेटस को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की पोजिशनिंग को अटेन कर सकता है। रेस्ट जितने भी आपके पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके या तो रेजिडेंट हो सकते हैं या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। उसके अलावा वो हमारा RNOR की पोजीशन को अटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है? सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर द सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एक जो हमारा इंडियन सिटीजन है उसको उसको पेमेंट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के हमारे दो पॉइंट हैं। पहला क्या है कि इंडिया जो इनकम है वो अराइज हुई है इंडिया में। ठीक है, वो जो इनकम है वो अराइज हुई है इंडिया में। और सेकंड हम क्या बोल सकते हैं? सेकंड हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हुआ है कि सर्विसेज जो है, सर्विसेज इज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। जो सर्विसेज है वो हमारी आउटसाइड इंडिया हुई है, लेकिन जो सैलरी है वो स्टिल पेबल इन इंडिया होंगी। कारण कारण क्या रहेगा? क्योंकि जो हमारा इंडियन सिटीजन है वो हमारी इंडियन एम्बेसी के लिए काम कर रहा है, यानी कि वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है टू द अदर कंट्री। और उसका मतलब क्या है? वो हमारी भले ही दूसरी कंट्री में जाके हमारी इनकम को, अपनी सैलरी को रिसीव कर रहा है, बट उसका ओरिजिन तो इंडिया से हो रहा है ना, वो अराइज तो इंडिया में ही हो रही है ना। तो हमने लास्ट अपनी क्लास में देखा था कि हम अपने तीन चीजों को देखते हैं, रिसीव, अराइज और अक्रूड। इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज इंडिया में हो जाती है तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा टैक्सेबल हो जाता है इन इंडिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एन एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंस। हमारे एसएससी की रेजिडेंस के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि कितनी क्लासेस होती हैं उनकी। पहली इंडियन और फॉरेन? नहीं, अगर हम एसएससी की बात करें तो ये वाली कंडीशन तो नहीं होती है। सेकेंड है रेजिडेंट इंडियंस एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस? नहीं, ये भी नहीं होता है। रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट? यस, दिस इज द ट्रू आंसर। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा।
पर्सन्स, फर्म्स एंड कंपनी नहीं, ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। तो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इनकम अक्रूइंग इन इंडिया इज एसेसेबल फॉर। जो हमारा इनकम अक्रू हो रहा है इन इंडिया, वो हमारा किसके लिए एसेसेबल होगा। अब हमने देखिए स्टूडेंट्स, रिसीव, अक्रू एंड अराइज, इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में होती है तो वो आर ओ आर के लिए भी हो जाती है, आर एन ओ आर के लिए भी हो जाती है, और एन आर, इन तीनों के लिए वो हमारी टैक्सेबल होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, ऑल एस एस सी। क्यों? क्योंकि अक्रू हो रही है इंडिया में वो इनकम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस द एसएससी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। रेजिडेंस के अकॉर्डिंग तो कौन होता है हमारा, आर, आर ओ आर एन ओ आर एंड एन आर, दैट इज रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीन कंडीशन हो जाती हैं आपकी। तो हम अब कह सकते हैं द एसएससीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिडेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज एसेसेबल फॉर। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ना तो हमारी इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, ना ही अक्रू हुई है, और ना ही अराइज हुई है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी फॉरेन इनकम हो गई है। ठीक है, ना ही उसका कंट्रोल इंडिया से है। तो सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट के लिए। रेस्ट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉन टैक्सेबल, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रोड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एक इंडियन का सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है जो कि विदेश गए हैं काम करने के लिए, और उनकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, यानी कि फॉरेन सोर्सेज के अलावा जो उनकी इनकम रही है वो 15 लाख रुपए की रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अब उन्हें इंडिया के रेजिडेंट होने के लिए कम से कम कितने इंडिया में डेज स्टे करना होगा। He must stay in India to become a resident in India for at least कितने दिन। हमारी बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि उनको इंडिया में 182 डेज मिनिमम स्टे करना होगा इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 182 डेज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी may change, will certainly change, will not change and none of these। स्टूडेंट ये डिपेंड करता है कि एसएससी एक साल से दूसरे साल में कैसे अपने शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इट मे बी चेंज, will certainly change, नो, जरूरी नहीं है उसका चेंज होना, will not change, नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि वो चेंज होगा ही नहीं। तो इट मे बी चेंज, वो डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर में उसने इंडिया में कितनी टाइम स्टे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंपनी डज नॉट बिकम द फॉलोइंग इन द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे बात आ गई कंपनी की। तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी कि हमारे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एच यू एफ, सिर्फ और सिर्फ यही है जो आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर, इन तीनों कंडीशन को अटेन करते हैं। रेस्ट जितने भी होंगे वो सिर्फ या तो रेजिडेंट हो सकते हैं या फिर वो हमारे नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन है, क्या है जो एक कंपनी नहीं बन सकती, वो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेस्ट वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है और रेजिडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। अब ये क्या है, ये हमारा ना तो इंडिया में रिसीव हो रहा है, ना ही अराइज हो रहा है और ना ही अक्रू हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और साथ साथ उसका कंट्रोल भी इंडिया में नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही उस पर टैक्स पे करने के लिए लाइबल है। आपके नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट उसको पे नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स याद देना है कि अगर उसका कंट्रोल इंडिया से होता तो उस पे हमारे आर ओ आर और आर एन ओ आर उस पर टैक्स पे करते, और अगर इन तीनों में से कुछ भी होता तो इसमें हम हमारा नॉन रेजिडेंट भी ऐड कर देते, अगर इनमें से रिसीव, अराइज या फिर अक्रू इंडिया में हो रहा होता। याद है ना, प्रीवियस क्लास में हमने इसको स्टडी किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इनकम नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इनकम जो रेजिडेंट होने के बाद भी टैक्सेबल नहीं हो रही है, ठीक है, वरना आर ओ आर के लिए तो हर एक इनकम टैक्सेबल होती है। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ऐसी कौन सी इनकम है जो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। तो पहला क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, नहीं जी वो तो सबसे पहले होगी। इनकम अक्रूड इन इंडिया, वो भी होगी। फॉरेन इनकम, नहीं नहीं वो भी होती है। तो लास्ट क्या आपका, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ जी, ये बिल्कुल आपका सही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था लास्ट क्लास में कि प्रीवियस ईयर में अगर आपने कोई भी इनकम रिसीव, अक्रूड या फिर अराइज हुई है तो ही उस पर वो टैक्स पे होगा। अगर उससे प्रीवियस ईयर से पहले ईयर में कोई भी आपकी इनकम अर्न हुई है तो वो उसी ईयर में टैक्सेबल होगी जिस ईयर में वो अर्न हुई है, ठीक है। अगर उसके बाद हम उसको इनकम को कहीं पर भी लेकर आ रहे हैं, कहीं पर छोड़कर आ रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रीवियस ईयर में कोई इनकम अर्न हुई है तो सिर्फ और सिर्फ वो ही इनकम पर टैक्स पे होगा, उससे पहले अर्न की गई किसी भी इनकम पर वो टैक्स पे नहीं किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इनकम अक्रूइंग इन पेरिस एंड रिसीव्ड देयर। हमने इनकम जो है अक्रू भी, अराइज भी हमारी पेरिस में हुई है और वहीं पे ही उसको रिसीव हुआ है। दे इज टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ, तो ये इंडिया में कब टैक्सेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट कंडीशन रहेगी क्योंकि ये आर ओ आर के लिए ही टैक्सेबल हो गया। पहली चीज क्या है, रिसीव, अराइज और अक्रूड, ये इन तीनों में से कुछ भी इंडिया में नहीं हो रहा है। तो कौन इसके लिए लायबल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट एंड नॉट सॉरी, रेजिडेंट एंड ऑनरी रेजिडेंट, ये ही इसके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। बाकी कोई भी इस पे टैक्स पे नहीं करेगा। आई होप स्टूडेंट्स आज की जो 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो हमारे रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड थे, आई होप आपको ये वाली चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमें अपनी क्लास में कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी क्लासेस की ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको वो टॉपिक प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। If you like our class, then please do like, share, and subscribe our channel. Thank you. Have a good day.